नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड। जब भी कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है किसी भी पाइप के थ्रू या कहीं भी, तो उसके पास तीन टाइप की एनर्जी हो सकती है। पहली जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे प्रेशर एनर्जी, दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी और तीसरी है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा तो उसके पास तीन टाइप की एनर्जी आप देखोगे। कौन कौन सी? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जो प्रेशर एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। जैसे कोई भी वी वॉल्यूम है फ्लूइड का, उसके पास प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, तो उसका प्रेशर देख लो, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा प्रेशर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला होगा एम जी एच। जैसे एम मास ऑफ फ्लूइड है ना, उसको एच हाइट पे रखा हुआ ग्राउंड लेवल से, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच के बराबर। और अगर फ्लूइड वी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, उसका कोई एम मास, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है। लेकिन अगर हमें ये जो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी है, इसको पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, यानी कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी, या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो फॉर्मूले हैं इनको वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड से डिवाइड करना है। ठीक है। जैसे यहां पे मैं अब कैलकुलेट कर रहा हूं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड करो, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी निकल के आएगी, तो पीवी को वी से डिवाइड करोगे तो पी आ जाएगा, यानी कि प्रेशर के बराबर। तो किसी भी फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, उसके प्रेशर के बराबर होती है। दूसरी चीज, अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करनी हो तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये कितनी होगी, तो इसको v से डिवाइड करो तो ये आएगा एम जी एच अपॉन वी। और मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं, इसको तो हम डेंसिटी बोल सकते हैं, तो रो जी एच फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो फ्लूइड के पास रहेगी उसका फॉर्मूला होगा रो जी एच, यानी कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच मतलब हाइट। ठीक है। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी, तो इसके लिए क्या करना है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी यहाँ पे वेलोसिटी स्मॉल वी लिख रहा हूं, इसको डिवाइडेड बाय क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। अगेन मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया, डेंसिटी, तो आंसर आएगा 1/2 रो वी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब ये तीनों चीजें याद रखनी है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, प्रेशर के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है रो जी एस के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होती है हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक चीज और बताऊंगा आपको अभी। देखो तीन टाइप की एनर्जी होती है फ्लोइंग फ्लूइड के पास में। एक तो होती है प्रेशर एनर्जी जो कि P इंटू वी के बराबर होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh के बराबर होती है, और एक होती है काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। और अगर ये तीनों टाइप की एनर्जी आप पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करो तो तीनों फॉर्मूलों को आप v से डिवाइड कर दो, ये तो बन जाएगा P, ये बन जाएगा एम जी एच अपॉन वी, यानी कि रो जी एच, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं, और ये बन जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है। ये तीन टाइप की एनर्जी किसी भी फ्लूइड के पास होंगी जो कि फ्लो हो रहा होगा। यहां पे अगर जो टोटल एनर्जी है उसको अगर उसको mg से डिवाइड कर दिया जाए, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी भी टाइप की एनर्जी को mg से डिवाइड कर दिया जाए, mg मतलब वेट ऑफ द फ्लूइड, तो जो अपने पास वैल्यू निकल के आएगी, जैसे अगर मैं pv को डिवाइड कर देता हूं mg से, तो देखो m अपॉन वी, m नीचे लिखा है वैसे v ऊपर लिखा है, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो इसको आप लिख सकते हो p अपॉन रो इंटू जी, ऐसे लिख सकते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होगा, डेंसिटी के, लेकिन ये v अपॉन m लिखा है, इसका मतलब 1/रो लिखा हुआ है। अब ये जो वैल्यू अपने पास निकल के आई है इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर हेड। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि प्रेशर हेड कितना है, इसका मतलब आपको क्या पूछ रहा है, P अपॉन रो जी के बारे में पूछ रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड। इसी तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको mg से डिवाइड कर दो, mgh को mg से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, h, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेविटेशनल हेड। h को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल हेड। और इसी तरीके से ये जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको mg से डिवाइड कर दो, m से m कैंसिल होकर ये बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g, और इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड।
तो अगर किसी क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज करे ना कि वेलोसिटी हेड कितना है, प्रेशर हेड कितना है और ग्रेविटेशनल हेड कितना है, तो ये वाली चीजें पूछी जा रही है आपको। जो प्रेशर हेड है उसका फॉर्मूला क्या होगा, P अपॉन रो जी। जो ग्रेविटेशनल हेड है उसका फॉर्मूला क्या होगा, H, है ना। और जो वेलोसिटी हेड है उसका फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन 2g। इस टर्म को हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड। ये इनके नाम है बस, ठीक है। अब एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। और ये जो बर्नौलीज थ्योरम है, ये अभी हमने जो 3 टाइप की एनर्जी पढ़ी है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनके लिए हम डिफाइन करते हैं। देखो बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मान लो किसी भी पाइप के थ्रू जो फ्लूइड है वो स्ट्रीमलाइन की फॉर्म में फ्लो हो रहा है। यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी है मान लो v1 और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते फ्लूइड की वेलोसिटी हो गई v2। ये वाला सिरा ग्राउंड से किसी h1 हाइट पे है, ये वाला जो सिरा है ग्राउंड से किसी h2 हाइट के ऊपर है। यहाँ पे जो प्रेशर है फ्लूइड का वो है P1, यहाँ पे जो फ्लूइड है उसका प्रेशर है P2। तो बर्नौलीज थ्योरम ये बोलती है, बर्नौली प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर ये जो तीनों टाइप की एनर्जी हैं, कौन सी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन सब का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप इस फर्स्ट पॉइंट पे ऑब्जर्व कर लो ये चीज या सेकंड पॉइंट पे ऑब्जर्व कर लो, तीनों टाइप की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तीनों टाइप की एनर्जी कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का जो सम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जब भी फ्लूइड किसी भी पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा होता है तो उसमें कोई भी पॉइंट आप उसका ले सकते हो, ये वाला पॉइंट ले लो या ये वाला पॉइंट ले लो, इन दोनों ही जगह पे आपको इन तीनों टाइप की एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। जैसे इस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर तीनों चीजों को डिफाइन करते हैं, प्रेशर कितना है P1, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गई P1 के बराबर, ठीक है। फ्लूइड की डेंसिटी पूरे फ्लूइड के लिए सेम ही रहेगी, यहाँ पे अगर डेंसिटी रो है तो यहाँ पे भी डेंसिटी रो ही लेंगे, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, रो जी H1 के बराबर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी वहां पे, हाफ रो V1 स्क्वायर। और उतनी ही टोटल एनर्जी यहाँ पे होनी चाहिए, तो यहाँ पे होगी प्रेशर एनर्जी P2, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी रो जी H2 और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी हाफ रो V2 स्क्वायर के बराबर। तो ये दोनों जगह पे आपको बराबर करना है। हो सकता है कि किसी जगह पे जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल हो, अगर हॉरिजॉन्टल पाइप होगा तो उसकी ग्राउंड लेवल से हाइट दोनों जगह पे क्या होगी, बराबर होगी। मान लो कोई इस टाइप का पाइप है और उससे फ्लूइड बह रहा है, इससे फ्लूइड फ्लो हो रहा है सपोज करो, तो इसके इस वाले पॉइंट की ग्राउंड लेवल से हाइट और इस वाले पॉइंट की ग्राउंड लेवल से हाइट बराबर होगी, तो रो जी एच और रो जी एच ये दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए आप सिंपली क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी v2 है, यहाँ पे प्रेशर p1 है, यहाँ पे प्रेशर p2 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर बराबर होगा p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ये रो जी एच वाले टर्म मैंने कैंसिल कर दिए दोनों साइड में। तो हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए ऐसा कर सकते हैं। बाकी अगर इस टाइप का पाइप है, कहीं नीचे है कहीं ऊंचा है, तो उस कंडीशन में फिर तीनों टर्म्स का सम आपको कैलकुलेट करना है। तीनों टर्म्स का जो सम होगा यानी कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम आपको दोनों जगह पे बराबर करना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो आगे हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है फिर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। जो बर्नौलीज थ्योरम हमने पढ़ी थी उसकी एप्लीकेशन हम लोग स्टडी करेंगे कि डेली लाइफ में आप उसको कहां पे यूज करते हो। देखो पहली जो एप्लीकेशन है उसमें हमने यहाँ पे 2 बोट्स दिखा रखी है जो किसी रिवर के अंदर मान लो मूव कर रही है किसी वेलोसिटी v के साथ। दोनों की वेलोसिटी v मान लेते हैं एक बार। अगर ये दोनों बोट्स चलेंगी तो इनके आसपास जो पानी इनके कांटेक्ट में है वो भी इनके साथ मूव कर रहा होगा। सिंपल सी बात है, पानी के ऊपर चल रही है तो वो भी इनके साथ थोड़ा सा आगे मूव करेगा। तो इधर जो पानी इनके कांटेक्ट में होगा, जो फ्लूइड इनके कांटेक्ट में होगा, उसकी वेलोसिटी भी v रहेगी और इधर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी, v। ऐसे इस बोट के लिए इसके इधर जो वाटर कांटेक्ट में है इसके, उसकी वेलोसिटी v है और इधर भी वेलोसिटी क्या है, v। अब आप देखोगे कि बीच में जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो v प्लस v मिला के 2v ज्यादा हो गई ना। और किनारों पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v और v के बराबर है। अब बर्नौलीज थ्योरम ये बोलते हैं कि किसी भी फ्लूइड के पास में जो कि फ्लो हो रहा होता है उसके पास तीनों जो एनर्जीज होती हैं पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इस बोट के दोनों साइड में जो पानी है और बीच में जो पानी है वो तो ग्राउंड लेवल से सेम हाइट पे ही होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे और यहाँ पे तो वाटर के लिए सेम रहेगी, तो ये वाली टर्म तो एक बार छोड़ दो, ठीक है। अब ये दो टर्म बच रही है यहाँ पे, ठीक है, ये दो टर्म बच रही है। तो मैं अगर इधर साइड में इनको देखूं तो साइड में जो वेलोसिटी है वो है v के बराबर और बीच में वेलोसिटी क्या है 2v, तो बीच में वेलोसिटी ज्यादा है। अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो तीनों जगह पे बराबर है तो इस वाली टर्म को तो एक बार भूल जाओ, ये वाली टर्म लिख देता हूं मैं, प्रेशर प्लस हाफ रो v स्क्वायर, ठीक है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे वेलोसिटी कम है फ्लूइड की और बीच में ज्यादा है, तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों टाइप की जो एनर्जी का सम है यहाँ पे और यहाँ पे वो हर जगह बराबर होना चाहिए। अगर बीच में वेलोसिटी ज्यादा है फ्लूइड के पास में तो प्रेशर कम रहेगा, अगर साइड में वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए। यहाँ पे ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा और बीच में कम है, तो ये दोनों बोट्स आपस में टकरा जाएंगी। आप देखते हो कि दो बोट्स अगर बिल्कुल पास पास जा रही होती तो अचानक से वो आपस में टकरा जाती है, जानबूझ के नहीं टकराती, क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो फ्लूइड है उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रेशर अपने आप ही कम हो जाता है। और बीच में अगर प्रेशर कम हो गया और साइड में प्रेशर ज्यादा होगा तो इधर से इन दोनों बोट्स के ऊपर एक धक्का लगेगा, जिसकी वजह से आपस में टकरा जाती है। तो ये इसकी डेली लाइफ में एक एप्लीकेशन हो गई, जो बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम समझा सकते हैं ये, ठीक है। दूसरा, जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो भी बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही उड़ पाते हैं। जितने भी एरोप्लेन्स उनकी जो डिजाइन होती है या उनके विंग्स की जो डिजाइन वो आपने देखी होगी, कुछ इस टाइप की होती है। विंग्स आगे से मोटे होते हैं और पीछे से ऐसे पतले होते हैं। एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं ना, या एरोप्लेन की जो शेप होती है वो भी इसी टाइप की सी होती है। अब ऐसी शेप क्यों रखी जाती है उसका रीजन समझो। देखो, यहाँ पे जब एरोप्लेन आगे जा रहा होगा, मान लो एरोप्लेन इधर जा रहा है, जो हवा रहेगी एटमॉस्फेयर के अंदर वो इसके ऊपर से और इसके नीचे वाली सरफेस से इस तरीके से इसके ऊपर से जा रही होगी, कुछ हवा इसके नीचे से जा रही होगी। अब मान लो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल थे, एयर के दो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी, पहले ये इस पोजीशन पे थे। जैसे ही एरोप्लेन आगे जाएगा हवा को चीरता हुआ, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको इसकी ऊपर वाली सरफेस से होके आना है यहाँ पे ए डैश पे, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको इसकी नीचे वाली सरफेस से होके आना है यहाँ पे। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है और इस वाले मॉलिक्यूल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, और सेम टाइम के अंदर अगर इनको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है तो इस वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, उसके लिए ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा सेम टाइम के अंदर। इस वाले मॉलिक्यूल को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इस वाले मॉलिक्यूल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है सेम टाइम में। अब ये तभी पॉसिबल होगा जब ये वाला मॉलिक्यूल तेज चल रहा हो, और अगर ये मॉलिक्यूल तेज चलेगा तो ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि तीनों टाइप की जो एनर्जी डेंसिटी होती है फ्लूइड के पास में, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जब एरोप्लेन ऐसे जा रहा होगा तो ऊपर जो फ्लूइड है यानी कि जो हवा है उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है नीचे की कंपैरिजन में। अगर हवा की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ज्यादा है तो कोई ना कोई चीज यहाँ पे कम रहेगी। कौन सी चीज कम होगी, प्रेशर कम रहेगा, तो यहाँ पे प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यहाँ पे हवा की वेलोसिटी क्या है, कम, तो यहाँ पे प्रेशर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये चीज समझ में आई क्या? क्योंकि तीनों टाइप की एनर्जी का सम कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, सम हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। अब नीचे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, ऊपर प्रेशर कम लग रहा है, तो जो नेट प्रेशर आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। ये वाला प्रेशर ज्यादा ये कम, तो नेट प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से ये जो एरोप्लेन है ये हवा में लिफ्ट हो जाएगा, मतलब हवा में उड़ता रहेगा, गिरेगा नहीं। इस तरीके से इसको समझाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो स्प्रेयर होता है, आपने देखा होगा कलर करने के लिए कई जगह पे स्प्रे यूज किया जाता है। उसमें एक बोतल होती है जिसमें ऐसे कलर फिल होता है, और यहाँ पे कंप्रेसर से हवा इसमें ट्यूब के अंदर से पास करवाते हैं, और जैसे ही हवा इसके अंदर से पास होती है, क्योंकि हवा के पास काफी ज्यादा वेलोसिटी होगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने से लिक्विड इस ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ जाएगा, फिर हवा के साथ ये बाहर स्प्रे हो जाता है। तो ये जो स्प्रेयर होता है इसका जो फंक्शन है ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया क्या?
यहाँ से तेज हवा फेंकते हैं इस ट्यूब के अंदर से, और जैसे तेज हवा इसमें से बाहर निकलेगी तो यहाँ पे क्योंकि हवा की वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे तो हवा रुकी हुई है एक तरह से, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है हवा की, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो इस पॉइंट पे प्रेशर हो जाता है कम, अंदर प्रेशर होता है ज्यादा। तो अंदर वाला जो प्रेशर है वो इस लिक्विड को ऊपर चढ़ा देता है इस ट्यूब के अंदर। जैसे लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, इधर से तेज हवा आ ही रही है तो वो इसको अपने साथ ऐसे स्प्रे कर देगी। कलर करने के लिए ज्यादातर इसको यूज करते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा देखा होगा कि जब तूफान आता है तो कई जगह पे जो टिन शेड्स वगैरह होते हैं, घरों की जो टिन शेड वगैरह होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। रीजन, ये मान लो टिन शेड है ना, इस घर के ऊपर ये टिन शेड लगे हुए हैं, तो तेज हवा चलेंगी तो ऊपर एयर की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, और नीचे यानी कि घर के अंदर वेलोसिटी क्या होगी, ना के बराबर ही होगी, क्योंकि रूम के अंदर जो एयर है वो इतनी तेज नहीं फ्लो होती है जितना ऊपर फ्लो हो रही होगी। तो ऊपर वेलोसिटी क्या है, एयर की ज्यादा, नीचे क्या है, कम। तो ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा कम, यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, कम, और अंदर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जहां पे कम रहेगी वहां पे प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा रहेगा। बर्नौली प्रिंसिपल यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा, तो ऊपर प्रेशर कम है नीचे ज्यादा है, तो इस पे एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अंदर प्रेशर ज्यादा है ना हवा का, तो वो उसको ऐसे लिफ्ट कर देगा टिन शेड को, और हवा के साथ वो उड़ जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये जो लिफ्ट करने वाला काम है ना, टिन शेड को ऊपर उठाने वाला काम है, वो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, इसकी वजह से ये हवा में उड़ जाते हैं। तो ये भी फंक्शन किसकी वजह से हो रहा है, बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप इसको समझा सकते हो, इस तरीके से होगा, ठीक है। फिर एक ये भी आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं। जब आप किसी भी बॉल को फेंकते हो, स्पिन करवाते हो, तो आप देखते हो कि हवा में वो मुड़ जाती है ऐसे। अगर आप फुटबॉल में भी आपने देखा होगा, ये फुटबॉल में वो किक मारते हैं तो फुटबॉल ऐसे जाती है घूम के ऐसे वो गोल हो जाता है फिर, है ना, पहले इधर जा रही होती है फिर हवा में ऐसे मुड़ के वो चली जाती है। तो ऐसा क्या कैसे होगा मतलब, तो ये होता है मैग्नेस इफेक्ट। उसमें जब उस फुटबॉल को या उस बॉल को जब फेंका जाता है, फुटबॉल को जब किक मारी जाती है या फिर बॉल को जब फेंका जाता है तो उसको ऐसे घुमा के फेंकते हैं हम लोग। बॉलिंग करने वाला होता है ना, वो बॉल को ऐसे घुमा के फेंकेगा, ऐसे सीधा नहीं फेंकता वो ऐसे घुमा के फेंकेगा तो वो घूमती हुई जाएगी। और घूमती हुई जाने की वजह से क्या होगा, जैसे ये बॉल है ऐसे घूमती हुई जा रही है आगे, तो अगर घूमती हुई जाएगी तो इसकी ऊपर वाली सरफेस पे देखो, ये बॉल आगे भी जा रही है और घूम भी रही है, तो यहाँ पे जो एयर इसके कांटेक्ट में होगी, इसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों, बॉल को ऐसे घुमा के फेंका ना आपने, तो घूमती हुई जा रही है, तो ऊपर जो पार्टिकल या एयर के जो मॉलिक्यूल इस बॉल के कांटेक्ट में होंगे, वहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे एयर की वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा। क्योंकि एक तो बॉल घूम रही है, यानी आगे की तरफ घूम रही है, नहीं ऐसे ऐसे घूम रही है, और आगे की तरफ जा रही है, तो दो वेलोसिटी इसमें ऐड हो रही है, एक तो आगे की तरफ जाने की और एक स्पिन होने की। नीचे अगर देखोगे तो आगे की तरफ तो जा रही है बॉल, लेकिन ये ऐसे घूम रही है, इसकी वजह से एक वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स के पास अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, जिसकी वजह से नेट वेलोसिटी आगे की तरफ कम हो जाएगी। नीचे अगर वेलोसिटी कम होगी, नीचे वेलोसिटी अगर कम होगी, ऊपर वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी, तो प्रेशर ऊपर तो हो जाएगा कम और नीचे हो जाएगा ज्यादा, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ इसके ऊपर एक प्रेशर लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। तो इस तरीके से हवा में बॉल मुड़ जाती है, फुटबॉल मुड़ जाती है। उसमें हम यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी पाइप के थ्रू, अगर मान लो कोई भी पाइप है उसके थ्रू कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और आपको पता करना है कि उसमें कितना वॉल्यूम पर सेकंड उस पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा होगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं वेंटूरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको, वेंटूरीमीटर बोलते हैं। और ये भी बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही काम करता है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो जिस पाइपलाइन के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके बीच में इसको लगा दिया जाता है। कोई पाइपलाइन होगी ना जिसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, उसके बीच में इसको लगाया जाएगा। जैसे ये कोई पाइपलाइन है, यहां पे इसको फिट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से कोई पाइपलाइन होगी और इसके बीच में आप इसको वेंटूरीमीटर को क्या कर दोगे, फिट कर दोगे। अब ये जो वेंटूरीमीटर है यहाँ पे देखो, इस पॉइंट ए के ऊपर देखो, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज्यादा है, इसको A1 मान लो। और ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा, इसको A2 मान लेते हैं, ठीक है। अब जहां पे एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी जिसको कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी पाइप से कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो जहां पे पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा वहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी कम रहेगी। तो यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है ए पॉइंट के ऊपर वो मान लेते हैं V1,
और बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मान लेते हैं v2। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है नीचे, यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी v2 है। तो क्या रिलेशन होगा दोनों में, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। और ये जो फॉर्मूला है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये बताता है कि कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, जिसको हम Q से डिनोट करेंगे। अब क्योंकि जितना फ्लूइड इधर से एंटर करेगा उतना ही इधर से बाहर निकलेगा, तो इस जगह पे और इस जगह पे जो वॉल्यूम फ्लूइड का फ्लो हो रहा होगा पर सेकंड वो बराबर ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे ज्यादा फ्लूइड जा रहा है यहाँ से कम फ्लूइड बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितना फ्लूइड पर सेकंड फ्लो हो रहा होगा उतना ही यहाँ से भी फ्लो हो रहा होगा, लेकिन स्पीड अलग अलग होगी। यहाँ पे धीरे धीरे निकलेगा फ्लूइड, यहाँ पे तेज निकलेगा, तभी तो सेम वॉल्यूम सेम टाइम में इसमें से निकल पाएगा। तो ये जो Q है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। ये Q क्या है लिख देता हूं मैं, Q है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है, जिसको हम Q से डिनोट कर रहे हैं। और Q किसके बराबर होगा, a1 v1 लिख दो या a2 v2 लिख दो, A की वैल्यू निकल के आएगी क्योंकि ये दोनों बराबर होंगी वैल्यूज। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, यहाँ पे वेलोसिटी कम है फ्लूइड की, तो प्रेशर क्या रहेगा ज्यादा। यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है ज्यादा, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कम। तो आप देख रहे हो कि ये जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर जो लिक्विड ऊपर चढ़ा हुआ है इसकी हाइट अलग अलग है। यहाँ पे ज्यादा हाइट तक लिक्विड चढ़ गया, यहाँ पे कम हाइट तक चढ़ पाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है यहाँ पे कम है। तो इसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया और उसकी वजह से यहाँ पे ये जो लिक्विड यहाँ पे इन ट्यूब्स के अंदर चढ़ा हुआ है इसकी हाइट में भी आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। समझ में आई, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से है। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है यहाँ पे और यहाँ पे, उसको आप लिख सकते हो जैसे यहाँ पे प्रेशर मैं P1 मान लेता हूँ, यहाँ पे प्रेशर मान लेता हूँ P2, P1 माइनस P2 इसको बोल देते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है रो जी एच। एच का मतलब क्या है, दोनों ट्यूब्स के अंदर जो फ्लूइड है उनकी हाइट का डिफरेंस। तो रो जी एच किसके बराबर होगा, प्रेशर डिफरेंस के बराबर होगा जो यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा। ये एक रिलेशन अपने पास आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। कौन से पॉइंट पे, एक तो ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे लगाओ। यहाँ पे प्रेशर कितना P1, यहाँ पे फ्लूइड के पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी 1/2 रो V1 स्क्वायर। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों सेम लेवल पे ही हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे और यहाँ पे बराबर रहेगी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी वाली जो टर्म आती है ना उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो दोनों साइड में कैंसिल होगी, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन दोनों का जो सम है वो यहाँ पे भी जितना भी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म को हमने स्किप कर दिया क्योंकि वो बराबर है तो कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी होगी P2 और काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, तो इससे P1 माइनस P2 क्या आएगा, P1 माइनस P2 बराबर आएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के बराबर। अब P1 माइनस P2 किसके बराबर है, रो जी एच के बराबर है। तो अगर P1 माइनस P2 की जगह आप क्या लिख दोगे, रो जी एच, तो इससे एक फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास। मैं इधर लिख रहा हूँ ये P1 माइनस P2 की जगह रो जी एच लिखना है जो कि बराबर होगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो को उड़ा देंगे तो बताओ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2GH के बराबर आ गया। तो अगर आपको यहाँ पे और यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी पता हो तो आप उस हाइट के डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। फिर इसमें एक चीज और है, हमें तो ये कैलकुलेट करना है कि कितना फ्लूइड पर सेकंड इसके अंदर से पास हो रहा है पाइप के अंदर से। Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक तरह से। तो एक काम करते हैं, जो V2 और V1 की वैल्यू है वो इस रिलेशन से यहाँ पे पुट करेंगे। देखो यहाँ पे Q किसके बराबर है, A1 V1 के बराबर है। तो बताओ V1 किसके बराबर आएगा, Q अपॉन A1 के बराबर। इसी तरीके से Q इज ऑल्सो इक्वल टू A2 V2। तो बताओ V2 किसके बराबर आएगा, Q अपॉन A2 के बराबर। ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। V2 की जगह तो मैं वहां से लिखूंगा Q अपॉन A2 और इसका होल स्क्वायर, और V1 की जगह मैं लिखूंगा Q अपॉन A1 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2GH। सॉल्व कर लो, यहाँ से Q स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आएगा 1/A2 स्क्वायर माइनस 1/A1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। थोड़ा सॉल्व करो इसको, यहां से इसको सॉल्व करेंगे Q स्क्वायर इंटू ये आएगा A1 स्क्वायर इंटू
A2 स्क्वायर एलसीएम ऊपर आएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। तो बताओ Q क्या है अपने पास में, ये आएगा A1 A2, अंडर रूट भी कर रहा हूं साथ में क्योंकि Q की वैल्यू चाहिए, Q स्क्वायर आएगा पहले तो उसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट में आएगा 2GH डिवाइडेड बाई ये आएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अभी ये जो फॉर्मूला है ना ये अपन को डायरेक्टली याद रखना है, ये अपने काम का है, ये कैलकुलेशन सारी अपने इसीलिए करी है ताकि ये फॉर्मूला समझ में आए कि आया कैसे, आया समझ में, क्लियर है एकदम, ठीक है। डेरिवेशन इसलिए कराया थोड़ा समझ में आ जाए, बाकी तो अपने काम का तो ये फॉर्मूला है, आप तो ये याद रखो, ठीक है।